हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल अरुण जीएस हब में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए फ्रेंड एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इतिहास का, ठीक है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके उन कैंडिडेट के लिए जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कौन सा साम्राज्य, तो उसका नाम है मगध साम्राज्य फ्रेंड, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि हमारे 6ठी शताब्दी में अब दो चीज़ यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ने से पहले। वो दो चीज़ क्या है उसको जानिए। सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व। पहला चीज क्या बोले, ईसा पूर्व। आप ध्यान रखिए ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ईसा पूर्व को इंग्लिश में हम लोग बीसी कहते हैं फ्रेंड। बीसी का मतलब क्या हो गया उस पर ध्यान दीजिएगा। बीसी का मतलब हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, शॉर्ट में बीसी लिखा जाता है, उसी को हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्त, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो कहानी होती है उसको हम लोग ईसा पूर्व में काउंट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, ईसा पूर्व का जो भी कहानी होगा, जो भी कहानी होगा ईसा पूर्व में, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ईसा पूर्व में जन्म हुआ, ठीक है, किसी व्यक्ति का ईसा पूर्व में जन्म हुआ और वो व्यक्ति जन्म लेकर के 60 साल जिंदा रहा, तो उस 60 साल में जब वो मरा होगा, 60 साल की उम्र में जब वो मरा होगा, तो वो ईस्वी कौन सा होगा। तो इसका सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि जो भी ईस्वी में जितना वर्ष बाद मरा वो ईस्वी जन्म लेने वाले ईस्वी से माइनस कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के तहत बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 326 ईसा पूर्व, ये समझिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ कब, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है ना। अब हम कहें कि ये जो व्यक्ति जन्म लिया वो व्यक्ति 60 साल बाद मरा, 60 साल की उम्र में मरा, ठीक है, मतलब 60 साल बाद मरा जन्म लेने से। अब बताइए कौन सा ईयर में वो मरा होगा, कौन सा ईयर में वो मरा होगा, ये बताना होगा आपको। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज कि ये 326 ईसा पूर्व में है, तो अब आपको बताना है कौन सा ईयर में उसकी मृत्यु हुई है। तो आप मृत्यु भी कैसे निकालिएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली क्या करते हैं 60 साल जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर 60 साल जोड़ना नहीं है बल्कि 60 साल यहाँ पर माइनस करना फ्रेंड। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए माइनस कैसे करना है आपको। तो माइनस क्या करेंगे, सबसे पहले आप 26 साल माइनस कर लीजिए तो बहुत एक राउंड फिगर में आ जाएगा। तो 26 साल, 60 साल माइनस करना हमको टोटल, ठीक है। तो 26 साल माइनस कर दिए। सबसे पहले 26 साल माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, तो इसमें बचेगा 4 और इधर बचेगा कितना 4। अभी बचा 44 साल। 26 साल खत्म हो गया तो हो गया कितना 300 ईस्वी ईसा पूर्व। अब फिर देखिए 44 साल अभी भी बचा हुआ, तो 44 साल फिर माइनस कर दीजिए। तो 300 में हम अगर माइनस करते हैं, 300 में माइनस करते हैं 44 ईसा पूर्व, तो आप बताइए कौन सा ईयर आएगा, बताइए कौन सा ईयर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 10, 10 में 4 गया तो 6, यहाँ 9, 9 में 4 गया तो 5 और इधर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 256। इसका मतलब क्या हो गया 256 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई है। समझ में आ रही बात। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये माइनस में चलता है फ्रेंड। ईसा पूर्व माइनस में चलता है, तब तक माइनस में चलेगा जब तक कि 0 ईसा पूर्व ना आ जाए, ईस्वी ना आ जाए। 0 ईस्वी जब तक नहीं आ जाएगा तब तक वो माइनस में चलेगा। फिर 0 जैसे आएगा फिर 1, 2, 3 ईस्वी चलना शुरू हो जाएगा। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, फिर 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं क्या 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। तो ये सब ईस्वी में है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस में चलता है। कोई भी चीज की बात करें तो ये माइनस में ध्यान रखेगा। ईसा पूर्व जब भी मिलेगा तो अगर उसमें कोई भी ईयर को बोल रहा है कि वो 5 साल काम किया या 4 साल काम किया तो 4 साल माइनस कर दीजिएगा, ना कि 4 साल जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व हो गया फ्रेंड, पहला चीज, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग जानेंगे 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। उस 6th सेंचुरी में
हमारे भारत वाला इलाका बहुत बड़ा हुआ करता था उस वक्त। भारत उस वक्त पाकिस्तान वाला इलाका, बांग्लादेश वाला इलाका, ये सारा इलाका इंडिया का हिस्सा था। और इन हिस्से में टोटल 16 जनपद हुआ करते थे, यानी कि छोटा छोटा इलाका राजाओं का, छोटा छोटा इलाका जो 16 जनपद था, और वो बहुत बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे। उन 16 जनपद में कुछ जनपद का हमने यहाँ पर जिक्र किया दोस्तों, ठीक है। तो उस जनपद को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो जनपद कौन कौन से हैं। 16 हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा साम्राज्य, तो हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में जिस शासक के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिंबिसार। हम इसके बारे में और भी डिटेल आपको बताएंगे, क्या क्या चीज यहाँ पर है उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ जानकारियां जो है नॉर्मल जानकारी हिस्ट्री से रिलेटेड, वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले उन्हीं चीजों को हम फोकस कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखिए ये जानना जरूरी है कि जनपद, जनपद मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा साम्राज्य, एक छोटा सा इलाका राजा का, और उस इलाका में कोई राजा किस तरह से शासन करता था और उस जनपद की राजधानी क्या थी, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तभी जाकर के आप इस साम्राज्य को बढ़िया से पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बार बार उठेगा कि ये राजा उस जनपद का था और उस जनपद को जीत लिया, उसको अपने में मिला लिया। जनपद कौन सा इलाका में था, कहाँ पर था, वो चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ जनपद की हम बात करेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट जनपद होगा उसी जनपद को बात करेंगे। 16 जनपद अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी अलग टॉपिक को जब हम बनाएंगे, किसी अलग से टॉपिक जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि ये 16 जनपद क्या है और उसकी राजधानी कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल कभी अलग से समझा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको समझना क्या है कि कौन कौन सा जनपद हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जनपद हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर में जो हमने लिख रखा है ना वो जनपद है, और जो ब्लू कलर में है वो राजधानी है। कुछ जगह पर हमने राजधानी ब्लैक कलर में लिखा है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये भी राजधानी ही है, लेकिन ब्लैक कलर में हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ब्लू कलर में हमने रिवर्स वगैरह दिखा रखा है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चीज आप आराम से समझ सकते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक जनपद जिसका नाम है मगध जनपद। ध्यान रखिएगा, मगध जनपद 16 जनपद में दोस्तों सबसे बड़ा जनपद हमारा यही था, सबसे बड़ा जनपद जिसका नाम है मगध जनपद, जिसके नाम से साम्राज्य भी खड़ा हुआ, जिसको नाम दिया मगध साम्राज्य। और यही साम्राज्य हम लोग आज पढ़ेंगे और इसी टॉपिक में जानेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन शासक थे, कौन कौन से वंश आए और वो कौन कौन से क्रम वाइज है, उसमें कौन सबसे बड़ा शासक था, कौन संस्थापक था, तमाम सवाल के जवाब को जब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं किसका, मगध जनपद का। मगध जनपद की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये मगध जनपद की राजधानी कौन थी, देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसकी राजधानी थी राजगिर। कौन सा, राजगिर या फिर राजगीर, ठीक है ना, राजगीर भी बोल सकते हैं, जो बिहार में है, और ये मगध जनपद की राजधानी कहलाती है, जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है आपको दूसरा जनपद जिसका नाम है अंग, ठीक है ना, ये भागलपुर वाला इलाका में है। भागलपुर वाला इलाका में जो अंग है, इस अंग जनपद की राजधानी कौन है, चंपा। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है चंपा, ठीक है ना, ये चंपा। तो अंग जनपद इस इलाका में, इस जनपद का राजधानी कौन हो गया, तो इसको नाम दिया कौन सा, इसको नाम दिया अंग जनपद का राजधानी कौन हो गया, चंपा। तो राजधानी भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको भी फोकस करिए। उसके बाद देखिए अगला है वज्जी, कौन सा, वज्जी जनपद का कौन हो गया, तो वज्जी जनपद का आप बोलेंगे दोस्तों वाराणसी। अब बता सकते हैं, सॉरी वज्जी कहाँ, यहाँ पर नहीं लिखा हमने, वज्जी कहाँ हो गया, वज्जी यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, वज्जी यहाँ पे, यह है वैशाली बिहार, ठीक है ना, यह है वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन हो गया, वैशाली, मिथिला, जो यूपी सॉरी बिहार में है, मिथिला, और उसी जगह पर यह हो गया राजधानी किसका, तो वो कहलाया वज्जी की राजधानी। तो वज्जी की राजधानी कौन हो गया, वैशाली जिला, मिथिला, बिहार, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए कौन सा है, अगला है एक है जिसका नाम है काशी जनपद। कौन सा, काशी कौन सा कहलाया, वाराणसी। आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, वाराणसी यूपी में हो गया ये काशी जनपद। तो काशी जनपद की राजधानी कौन हो गया, वाराणसी। वज्जी जनपद का कौन हो गया, वैशाली या फिर मिथिला कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है जिसका नाम है कौन सा, मल्ल। कौन सा, मल्ल। अब देखिए मल्ल का कौन हो गया, कुशीनगर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ये कहलाया मल्ल। और उसके बाद यहाँ देखिए कौशल भी एक बहुत बड़ा जनपद था, लेकिन सारे जनपद में सबसे बड़ा जनपद मगध ही था, ये ध्यान रखिएगा, मगध जनपद ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा, कौशल जनपद का राजधानी कौन हो गया, श्रावस्ती। ये उत्तर प्रदेश में ही आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती कौशल जनपद का राजधानी कहलाया है, ठीक है। उसके बाद एक जनपद देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है जिसका नाम है अवंती जनपद का राजधानी हो गया उज्जैन, यहाँ पर, ठीक है ना,
उज्जैन। कौन हो गया? अवंती जनपद। ये हो गया कहां पर? तो ये बोल सकते हैं आप मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान वाला बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर अवंती हो गया उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे, आप जानते भी होंगे, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, और वो अवंती का राजधानी उज्जैन, ठीक है ना। उसके बाद एक जनपद हमने यहाँ पर जिक्र किया है जिसका नाम है कौन सा? गंधार, ठीक है ना, गंधार जनपद। कौन सा? गंधार जनपद। और गंधार जनपद क्या है? तो उसको नाम दिया गया, उसका राजधानी कौन है? तक्षशिला। यहां ध्यान रखिए, तक्षशिला बहुत बड़ा, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर हुआ करता था। सिंधु नदी और इधर से सतलज नदी के बीच वाला इलाका में तक्षशिला है, जो गंधार जनपद का राजधानी था। तो इस तरह से करके ये जनपद है दोस्तों। सारा जनपद हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अलग टॉपिक से हम आपको बता देंगे सारा जनपद को। फिलहाल हम मगध साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो हमने दो चीज बताया आपको, फिर से एक बार देखिए। पहला क्या बताया मैंने? ईसा पूर्व के बारे में बताया, ईसा पूर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने बता दिया आपको, और दूसरा जनपद बताया। अब इसी जनपद में एक जनपद आपको फोकस करना है दोस्तों, जिसका नाम है मगध जनपद। और इसी मगध जनपद, मगध इलाका में जो साम्राज्य खड़ा हुआ था दोस्तों, उसका नाम था मगध साम्राज्य, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड, और उसको मगध साम्राज्य। अब देखिए मगध साम्राज्य, ध्यान देखिए, हम पिछले क्लास में अभी इसी टॉपिक में हमने बताया आपको, क्या पीछे हमने बताया है आपको कि जो ईसा पूर्व होता है वो माइनस में चलता है। देखिए माइनस में कैसे चलेगा, गौर करिए। यहां पर स्टार्ट कब से हुआ? तो 544 ईसा पूर्व, ध्यान रखिए 544 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ, और कुछ वर्ष चला होगा, 200 300 400 जो भी चला। अब देखिए ये घटकर कितना हो गया? सीधे हो गया 28 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? इधर से इधर गया तो ये माइनस में गया ना, तो ये चीज को देखिएगा। तो यहां पर पता चलेगा कि लगभग हम कह सकते हैं कि 500 सवा 500 के लगभग में 500 ईस्वी तक लगभग मगध साम्राज्य का पूरा शासन काल रहा है, और उसी मगध साम्राज्य को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो मगध साम्राज्य है, इस मगध साम्राज्य में टोटल 6 वंश हुआ करता था। कौन कौन सा वंश? तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, एक है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, और छठा है कन्ना वंश। ये जो 6 वंश है दोस्तों, ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य का है, जिसका पीरियड 544 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक, 544 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक का पीरियड है। इस पूरे पीरियड में हम लोग पूरा का पूरा ये वंश पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये पूरा वंश मिल जाएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे मगध साम्राज्य, और इसी को हम लोगों को बारीकी से समझना। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलेगा, निम्न में से कौन सा वंश पहले था, बाद में कौन आया, दूसरा नंबर पर कौन था, पांचवा नंबर पर कौन था, या इनमें से मगध साम्राज्य का कौन सा क्रम सही है। इन तमाम सवालों को हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसी से आप याद करिए। सबसे पहले देखिए, आप ये वंश को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद ट्रिक से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहे हैं, क्या याद रखना है? हसीन मासुका। बोलिए क्या पढ़ेंगे आप? हसीन मासुका मतलब क्या हो गया? हसीन मासुका मतलब देखिए आप बहुत आसान तरीका से याद कर सकते हैं। हा से क्या हो जाएगा बताइए? हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ठीक है ना, न से नंद वंश, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला क्या आया? म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, और क से कन्ना वंश फ्रेंड। तो इसको याद रखना है क्या? मगध साम्राज्य के वंश। और ये मगध साम्राज्य के वंश के लिए हमको क्या याद रखना है? हसीन मासुका। और इस तरह से करके आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हुआ मगध साम्राज्य का वंश। अब इसी वंश में हम सबसे पहला वंश को उठाएंगे, जिसका नाम कौन सा है? जिसका नाम है हर्यक वंश। अब हम हर्यक वंश में जानेंगे कौन कौन से शासक थे, और हर्यक वंश कब से कब तक चला, और उसके शासक कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पे हम अब बात करेंगे हर्यक वंश का। गौर करिए फ्रेंड, ये हर्यक वंश 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला है। कब से कब तक?
544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक लगभग हम कह सकते हैं कि 80-85 साल का ये पीरियड है। 80-85 साल का पीरियड को हम लोग नाम देंगे कौन सा? हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश में टोटल 4 शासक है दोस्तों। हर्यक वंश में टोटल 4 शासक आए हैं और चारों एक दूसरे से मतलब देखने को मिलेगा कि एक दूसरे का बेटा है। और दूसरा ये सारा का सारा साम्राज्य जो देख रहे हैं आप हर्यक वंश वाला, यह हर्यक वंश पितृ हत्यात्मक साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अब ये कैसे पितृ हत्यात्मक साम्राज्य है और कैसे ये साम्राज्य शासन किया है, इसी चीज को फोकस करना है। तो सबसे पहला चीज हम देखते क्या है इसमें शासक। तो बताइए कौन कौन शासक है? सबसे पहले हर्यक वंश का जो शासक होगा उसका नाम होगा बिंबिसार, सबसे पहला शासक। ठीक है, हम इसको संस्थापक भी कह सकते हैं। तो संस्थापक कौन आ जाएगा? बिंबिसार। फिर आएगा कौन? अजातशत्रु, फिर उदयन और कौन सा? नागदशक। तो आप बहुत आसान तरीका से चारों को पढ़ सकते हैं। तो बताइए कौन कौन हो गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। फिर से बोलिए कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। फिर से एक बार बोलिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ये 4 शासक है किसके? तो ये कह रहा है हर्यक वंश का फ्रेंड। और ये हर्यक वंश के 4 शासक, अब इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा फ्रेंड कौन सा? तो उसको नाम देंगे बिंबिसार। तो चलिए फ्रेंड हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार। तो देखिए फ्रेंड बिंबिसार का पीरियड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बिंबिसार का पीरियड कितना तक चलेगा? तो बताया जाता है ये जो बिंबिसार है दोस्तों 52 साल तक ये शासन किया है मगध साम्राज्य में। तो इसका पीरियड स्टार्ट होता है 544 से। 544 से अगर आप 52 साल माइनस करेंगे तो ये लगभग चला जाएगा 492, यानी कि 492 तक ये शासन चलेगा, जिसको नाम दिया जाएगा बिंबिसार। और ये बिंबिसार का कार्यकाल इसी में देखने को मिलेगा। लगभग ये 52 साल तक शासन किया है दोस्तों। और इसी बिंबिसार के कहानी को आज हम लोग लेकर के पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करेगा मगध साम्राज्य को। यानी कि मगध साम्राज्य बिंबिसार के शासन काल से स्टार्ट होती है और यहीं से मगध साम्राज्य का शुरुआत माना जाता है। संस्थापक भी मगध साम्राज्य का यही कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए बिंबिसार जो शासक है, इसके बारे में बोला गया दोस्तों ये 15 वर्ष की आयु में शासक बन गया था। 15 ईयर्स, ओनली 15 ईयर्स की उम्र में ये शासक बन चुका था बिंबिसार। और ये जो शासक बना तो कहां का शासक बना? तो आप ध्यान रखिए ये मगध का बना है, मगध जनपद का, जिसकी राजधानी हमने पहले भी लिख रखा है, जिसकी राजधानी कौन है? राजगीर। यानी कि ये जो व्यक्ति है बिंबिसार, ये मगध साम्राज्य का शासक बना। और मगध साम्राज्य का शासक बन करके सबसे पहले इसने राजधानी किसको बनाया? तो उसको देखिए किसको राजधानी बनाया? राजगीर को। तो सबसे पहला सवाल तो दोस्तों यहीं से मिलेगा आपको। सवाल पूछा जाएगा कि बिंबिसार अपना राजधानी किसको बनाया था? तो इसने राजधानी राजगृह को बनाया था, या फिर राजगीर। राजगीर बोलिए या राजगृह बोलिए, दोनों एक ही है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो ये जो राजधानी बनाया बिंबिसार किसको? राजगृह को दोस्तों। और इस तरह से करके ये साम्राज्य स्टार्ट किया। जब इस व्यक्ति ने साम्राज्य में शुरू किया अपना शासन, तो बताया जाता है कि इसने 52 साल शासन किया है। लेकिन उस 52 साल के शासन काल में इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? बताया जाता है 80,000 गांव हुआ करते थे इसके शासन काल में साम्राज्य में। तो ध्यान रखिएगा 80,000 गांव का ये राजा था। कौन सा व्यक्ति? बिंबिसार। ये कहां किस किस इलाका को जीता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये जो व्यक्ति है, जो जिसका नाम है बिंबिसार, इसने सबसे पहले कहां पर जीत करने की कोशिश किया है? तो इसने सबसे पहले जिस इलाका को जीता दोस्तों, उसका नाम है कौशल। ध्यान रखिएगा, कौशल नरेश को जीता। यानी कि कौशल जो आप देख रहे हैं, जिसकी राजधानी कौन है? श्रावस्ती। कौशल पर आक्रमण करके इस कौशल को जीत लेता है। और बताया जाता है कि यहां पर आक्रमण नहीं, ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को जीतता है।
ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछा गया है। वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य को विस्तार करने वाला शासक कौन था? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को विस्तार करने वाला हर्यक वंश था, और शासक कौन था? तो उसको नाम दिया गया बिंबिसार। बिंबिसार को ही कहा जाता है वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार करने वाला। ठीक है, और इस साम्राज्य में इसने क्या किया? सबसे पहले कौशल का जो राजा था, कौशल का राजा प्रसेनजीत, ठीक है, कौशल का एक राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत को क्या किया? पूरी तरह से उसको अपने वश में कर लेता है, और अपने वश में करने के बाद उसकी बहन कौशल नरेश की कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन महाकोशला देवी से विवाह किया। ध्यान रखिएगा, किससे विवाह करता है? महाकोशला, यानी कि इसका वैवाहिक संबंध, आपको पहले भी बोले वैवाहिक संबंध स्थापित कर इसने साम्राज्य में। तो सबसे पहला चीज जान लीजिए, क्या? राजधानी। तो राजधानी किसको बनाया जी? राजगिरी को, राजगिरी को। उसके बाद इसने विवाह किया। तो बताइए इसने किससे किससे विवाह किया? तो सबसे पहला विवाह किया है किससे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौन? कोसला नरेश। महाकोशला देवी, महाकोशला देवी, है ना? महाकोशला देवी से विवाह करता है कौन सा व्यक्ति? बिंबिसार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये जो महाकोशला से जो विवाह किया, ये व्यक्ति कौन किससे विवाह किया? महाकोशला। कहाँ की थी ये रानी? तो बताया जाता है कि प्रसेनजीत की बहन है। जो प्रसेनजीत कौन है? तो ये कौशल जो आप देख रहे हैं, जो यूपी में जिसकी राजधानी कौन है? श्रावस्ती, यहाँ का राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर लेता है, जो बिंबिसार की सबसे पहली पत्नी कहलाती है। दोस्तों इसने 3 विवाह किया है, और वो 3 विवाह में सबसे पहला विवाह यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद इसने दूसरा विवाह किससे किया? तो ध्यान रखेंगे, दूसरा विवाह करता है तो वो व्यक्ति है जिसका नाम है वज्जी। वज्जी देखिए, ये वज्जी जो हमने बात किया है, ये वज्जी कहाँ पर है? तो भागलपुर वाला इलाका में, सॉरी भागलपुर कह रहे हैं, मिथिला वाला इलाका में वज्जी की राजधानी कौन है? वैशाली। ठीक है, और इसी इलाका में एक राजा था जिसका नाम है चेटक। तो चेटक की बहन, यहां भी चेटक की बहन किससे? चेल्हना से। है ना? चेल्हना से विवाह कर लेता है कौन? तो इसको नाम दिया गया किसको? तो चेटक की बहन चेल्हना से विवाह किया कौन? बिंबिसार, जो बिंबिसार की दूसरी पत्नी है दोस्तों। यानी कि दूसरी पत्नी कौन हो गई? तो उसका नाम दिया गया चेल्हना। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी का बेटा है, चेल्हना का ही बेटा है, यानी कि बिंबिसार का जो बेटा है अजात शत्रु, उसकी मां का नाम अगर बात करें तो वो चेल्हना है, यानी कि चेल्हना का ही बेटा अजात शत्रु। ठीक है, उसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? इस व्यक्ति ने आक्रमण करके अंग प्रदेश को भी अपने में मिला लिया। ये जो अंग है, आप अंग का भी राजधानी देख लीजिए, जिसका राजधानी है चंपा, जो भागलपुर वाला इलाका में आता है। उस इलाका में, भागलपुर वाला इलाका में चंपा को भी जीत लेता है। और चंपा को जब जीत लिया, तो चंपा को जीतने के बाद जो बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु, इस अजात शत्रु को वहां का शासक बना दिया। किसको? अंग प्रदेश का, यानी कि अंग जनपद का। तो देखिए आगे क्या करता है ये? अंग जनपद को जीतकर, अंग जनपद को जीतकर पुत्र अजात शत्रु को शासक बना दिया। पुत्र अजात शत्रु को शासक बना दिया। किसको शासक बना दिया? तो ये अजात शत्रु जो उसका बेटा है, उसी को शासक बना दिया दोस्तों। तो इस तरह से करके ये काम कौन करता है? तो इसको नाम दिया बिंबिसार। बिंबिसार फिर क्या करता है? आगे चल करके देखिए, ये व्यक्ति और भी अपना साम्राज्य विस्तार करने का कोशिश करता है। अब देखिए, इसी बीच में आप देखेंगे गौतम बुद्ध जो
आपको बौद्ध धर्म के जो बहुत बड़े मतलब प्रचारक कहेंगे या फिर हम बौद्ध धर्म का संस्थापक कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध इसी समय कहाँ पर, बिहार गया इलाका में, राजगीर में अपना उनका प्रवचन चलता था, अपना धर्म का प्रचार करते थे, अपना ज्ञान की भी प्राप्ति किए थे। इसी पीरियड में बिंबिसार यहाँ पर मगध साम्राज्य में शासन कर रहा दोस्तों। तो बताया जाता है कि इस बीच में गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो जाती है, और गौतम बुद्ध की जब तबीयत खराब होती है तो मगध साम्राज्य में इसका एक वैध राज है। हम देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, अब आपको इधर मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार का एक कौन था, तो वैद्य। वैद्य मतलब कौन हो गया, डॉक्टर। उस समय जो डॉक्टर था बिंबिसार का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जीवक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, जीवक बिंबिसार के शासनकाल में क्या था, तो जीवक बिंबिसार के शासनकाल में क्या था, राजवैद्य था, जो बिंबिसार का राजवैद्य कहलाता है। और वो जो राजवैद्य था, वो राजवैद्य बहुत ही पॉपुलर था उस वक्त। और गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होती है तो बताया गया कि गौतम बुद्ध की बीमारी को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। और दूसरा, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मगध साम्राज्य में जीतने की कोशिश किया था इसने, अवंती को जीत भी लिया था, लेकिन फिर बाद में उससे संधि हो जाती है। अवंती में एक राजा था जिसका नाम है चंडप्रद्योत। ध्यान रखिए, हम यहाँ पर लिख रखे हैं, छोटा दिख रहा होगा, हम बड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। इसका नाम है चंडप्रद्योत। और ये जो चंडप्रद्योत है, ये अवंती का राजा था। अवंती जो उज्जैन उसकी राजधानी है, ये अवंती का जो राजा था चंडप्रद्योत, इस पर भी मगध साम्राज्य से अटैक की जाती है। कौन, बिंबिसार अटैक करवाता है, और बिंबिसार ने चंडप्रद्योत को भी हरा देता है, लेकिन बाद में संधि करके उससे दोस्ती करके उसको मिला लेता है अपने में। और जब चंडप्रद्योत की तबीयत खराब होती है तो चंडप्रद्योत के इलाज के लिए ये मगध साम्राज्य से बिंबिसार ने यहां से वैद्य राज को भेजा था जिसका नाम है जीवक। तो ध्यान रखिएगा, इस जीवक को जो बिंबिसार का राजवैद्य था, इसको कहां का भेजा गया, तो इसको सेवा के लिए भेजा गया था। किसका सेवा किसका, तो बुद्ध का, यानी कि गौतम बुद्ध का। और दूसरा किसको सेवा दिया, तो उसका नाम है चंडप्रद्योत। यानी कि चंडप्रद्योत और गौतम बुद्ध, ये दोनों को सेवा दिया किसने, जीवक। तो ये कौन है, तो ये जीवक कहलाता है बिंबिसार का, क्या कहलाया, बिंबिसार का क्या कहलाया बताइए, बिंबिसार का राजवैद्य। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो बिंबिसार है, इसने तीसरा विवाह कहां किया, ये बिंबिसार यहां तक पंजाब में भी अपना विस्तार कर लिया। और पंजाब में एक रानी यहां पर हुआ करती थी जिसका नाम है खेमा। ध्यान रखिएगा, ये जो खेमा है, इसने भी यहां पर अपना राज अधिकार बना लिया और खेमा को इसने अपने में मिला लिया दोस्तों। ये जो खेमा है, ये पंजाब में मद्र कुल की राजकुमारी, ध्यान रखिएगा, मद्र कुल की राजकुमारी कौन है, तो खेमा। ये कहां पर है, पंजाब में मद्र कुल की राजकुमारी खेमा से भी विवाह करता है दोस्तों। यानी कि ये मगध साम्राज्य का शासक बिंबिसार 52 वर्ष के शासनकाल में 3 विवाह किया है, और उस 3 विवाह में इसका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है
क्या नाम, तो इसका बेटा अजात शत्रु जो इसका बेटा था, इसी का नाम आता है और इसी की पॉपुलैरिटी होती है, क्योंकि इसने अंग जनपद पर कब्जा कर लिया था। ये जो अंग जनपद है इसको जीता, और जीतने के बाद बिंबिसार ने अंग जनपद सौंप दिया किसको, तो वो सौंप दिया जिसको नाम दिया अजात शत्रु। अब देखिए अजात शत्रु अपना अच्छा खासा जीवन चला ही रहा था कि इसी बीच में अजात शत्रु का ही बेटा अजात शत्रु। अब एक और चीज आपको बता दें, आपको पहले भी बोले होंगे कि ये जो व्यक्ति है बिंबिसार, इसके शासन काल में 80 गांव हुआ करते थे। शासन काल में 80,000 गांव हुआ करता था इसके शासन काल में। बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार जब शासन कर रहा था तो इसके शासन काल में 80,000 गांव इसके साम्राज्य में आते थे। काफी विस्तार कर रखा था इसने। किसको किसको जीता, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसने मगध तो इसका अपना था ही, जो सबसे बड़ा जनपद था। उसके बाद अंग को भी जीत लिया, उसके बाद इसने वज्जी को भी जीता, उसके बाद कौशल को भी जीता, काशी को भी इसने जीता है, ठीक है, काशी को भी मिला लिया जो वाराणसी इसका राजधानी है, इसको भी मिलाया है अपने में। ये अवंती को भी मिलाया, सोचिए पंजाब को भी मिला लिया। तो कितना बड़ा साम्राज्य था। अब इतना बड़ा साम्राज्य में ये 80,000 गांव तो हमको लगता है कम ही बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ये 80,000 गांव इसके साम्राज्य में हुआ करता था। उसके बाद बताया जाता है कि ये व्यक्ति जो बिंबिसार है, इसकी हत्या इसका ही पुत्र कर देता है दोस्तों। यानी कि बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु जो शत्रु बन जाता है किसका, अपने पिता का, और अपने पिता का ही शत्रु बन करके वो हत्या कर देता है पिता का। यानी कि 52 वर्ष शासन किया और 52 वर्ष के शासन काल के बाद इसकी हत्या कर देता है। तो देखिए इसकी हत्या, इसकी मृत्यु हम कह सकते हैं, यानी कि मृत्यु कब कहेंगे, तो इसकी मृत्यु हुआ है 400 कितना में, देखिए 492 ईस्वी में। यानी कि 492 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और मृत्यु किसके द्वारा, तो हत्या किया गया, इसकी मृत्यु हुई है किसके हत्या से, अजात शत्रु, यानी कि पुत्र अजात शत्रु के द्वारा। पुत्र अजात शत्रु के द्वारा। यानी कि पुत्र अजात शत्रु की हत्या के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से बिंबिसार का कहानी खत्म हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जो देखा वो बिंबिसार का कहानी को देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको बिंबिसार का कहानी बताए हैं। आगे और भी टॉपिक है, हम आगे और भी ऐसे ही लेते आएंगे आपके लिए टॉपिक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आपको और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।